आज से हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और ये चैप्टर 2-3 सीरीज में चलेगा ताकि हम लोग कोर कॉन्सेप्ट को समझ सकें और रटने वाला हिसाब किताब नहीं रहे। नहीं तो जनरली क्या होता है कि मौलिक अधिकार को लोग बस अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ते हैं और उनका काम हो जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन ये समझने का चीज़ है ना। एक बार समझ लेंगे तो फिर आगे पढ़ाई में बहुत ही आसान होगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा और पॉलिटी से मौलिक अधिकार से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, पीटी का एग्जाम हो या फिर वो मेंस का एग्जाम हो। ठीक है, इस टॉपिक को बड़ा अच्छा से हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, हम क्या क्या डील करेंगे आज वो नोट कर लिए हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, फंडामेंटल राइट का विशेष संरक्षण संविधान कैसे देता है, फंडामेंटल राइट का संशोधन कैसे होता है और फंडामेंटल राइट का निलंबन कैसे होता है और कब होता है, ये हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो जो हम लोग का संविधान में फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, वो यूएस के संविधान से प्रेरित है, उससे हम लोग लिए हैं, है ना। यूएस के संविधान से हम लोग फंडामेंटल राइट को यानी मौलिक अधिकार को लिए हैं। क्लियर, ये सब फैक्ट है, कुछ फैक्ट याद कर रख लेना हम लोगों को। संविधान के भाग 3 में है 12 से 35 के बीच में, यानी कि संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि मैग्ना कार्टा आखिर होता क्या है, इस सब को समझ लीजिए, क्योंकि मेंस में भी पूछता है और पीटी में भी पूछता है और ये जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जो मैग्ना कार्टा है वो शब्द का उत्पत्ति हुआ ब्रिटेन से। इस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ कहाँ से हुआ है, ब्रिटेन से। 1215 में एक सम्राट हुआ करता था ब्रिटेन में, सम्राट का नाम था क्या, सम्राट जॉन। 1215 में एक सम्राट हुआ करता था, सम्राट का नाम था क्या, सम्राट का नाम था सम्राट जॉन, है ना। इसके शासनकाल में ब्रिटेन के निवासियों ने अधिकार का मांग करने लगे कि मुझे कुछ, हम जनता को कुछ अधिकार चाहिए, है ना, कुछ अधिकार चाहिए, हम बिना अधिकार के नहीं रह सकते हैं। वो अधिकार के लिए क्या हुआ, क्रांति हुआ, है ना। क्रांति के कारण लास्ट में फिर सम्राट जॉन को उनके बातों को मानना पड़ा और कुछ अधिकार देने के लिए वो तैयार हो गया। तो सम्राट जॉन और जनता के जो प्रतिनिधि यानी जो जनता के नेता थे, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, मीटिंग हुआ, सहमति हुआ। सम्राट जॉन और जनता के नेता यानी जनप्रतिनिधि बोल सकते हैं, निधि के मध्य क्या हुआ, एक समझौता हुआ। दोनों के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। समझौता के तहत क्या हुआ, एक दस्तावेज पर साइन किया गया। दस्तावेज समझते हैं ना, कुछ कागज होता है जिस पर मौलिक अधिकार, जो उनका अधिकार लिखा गया था, है ना, जिसमें जनता को जो अधिकार चाहिए था वो सब वो दस्तावेज में दर्ज था। वो दस्तावेज पर क्या किया, साइन किया, सम्राट जॉन हस्ताक्षर किया कि ठीक है, हम जनता को इतना अधिकार देने के लिए तैयार हैं, और उस दस्तावेज पर सिग्नेचर किया। उस दस्तावेज को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा। तो आपसे कोई पूछे कि मैग्ना कार्टा क्या है तो बता सकते हैं, है ना, बता सकते हैं कि ब्रिटेन में 1216 का बात है, 1215 का बात है, जॉन सम्राट का शासन था, वहाँ का जनता ने अधिकारों का मांग की। इसके फलस्वरूप एक दस्तावेज के रूप में अधिकार को लिखा गया, उस पर सम्राट जॉन ने हस्ताक्षर किया, उस दस्तावेज को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जानना है कि फंडामेंटल राइट आखिर होता क्या है। एकदम सरल भाषा में समझना। अगर कोई पूछ दे कि फंडामेंटल राइट होता क्या है, तो हमें किताबी भाषा में नहीं जाकर हमें सीधे कहना है कि फंडामेंटल राइट वो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। और किस उद्देश्य से दिए जाते हैं, ताकि उनका नैतिक और उनका क्या भौतिक दोनों स्तर का उन्नति सुनिश्चित हो सके।
ठीक है, आगे हम लोग लिखते हैं। इतना तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा लेते होंगे। तो एफआर क्या है? एफआर कहने का मतलब फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। एफआर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। एफआर क्या है? तो एफआर वो अधिकार हैं, वे अधिकार जो नागरिकों को किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य के द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? ताकि उनका एक भौतिक और दूसरा नैतिक उत्थान हो सके, ठीक है ना, भौतिक और नैतिक उत्थान हो सके, राज्य के द्वारा नागरिकों को दिया जाता है। राज्य द्वारा नागरिक को दिया जाता है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट दिया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य भौतिक और नैतिक। तो भौतिक कहने का मतलब क्या हुआ? जो सांसारिक जीवन में उन्नति प्राप्त करना, जैसे आर्थिक उन्नति, आर्थिक बोल सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति है ना, जो संसार का से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारे रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार। एकदम सिंपल भाषा में, हमारे रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर के गुणवत्ता में सुधार, वही सांसारिक जीवन है ना। यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक बहुत कुछ हो सकता है। यह भौतिक उत्थान के लिए दिया जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट। दूसरा किसके लिए दिया जाता है? नैतिक उत्थान के लिए दिया जाता है। तो नैतिक उत्थान कहने का मतलब क्या हुआ? चारित्रिक विकास। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा चारित्रिक, यानी आपका चरित्र में उत्थान होना चाहिए, आपका चरित्र में विकास होना चाहिए। आप निम्न चरित्र का नागरिक नहीं बनिए, आप उच्च चरित्र का नागरिक बनिए, तभी तो आप राष्ट्र का सेवा कर सकते हैं और राष्ट्र के लिए एक संपत्ति साबित हो सकते हैं, है ना, संपत्ति और संपदा साबित हो सकते हैं। तो चारित्रिक विकास, विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, मानसिक मतलब सोचने समझने की शक्ति का दर्जा ऊंचा हो जाए, है ना। क्षुद्र स्तर का बात नहीं सोचिए, ऊंचा स्तर का बात सोचिए। ऐसा राज्य अपने नागरिक से अपेक्षा रखता है और उसी के लिए उसने फंडामेंटल राइट दिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर आप समझ सकते, अंतर नहीं, दोनों एक ही है, लेकिन एक बाहरी है, शरीर का बाहर का बात हो रहा है, संसार का बात हो रहा है, एक शरीर का अंदर का बात हो रहा है, चरित्र और मानसिक विकास का बात हो रहा है। आप देखिए कैसे साबित होता है, कैसे होता है, तो आप समझिए। मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार ले लेते हैं, एक अधिकार हम ले लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, पता है वो फंडामेंटल राइट है। मान लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अप्लाई करके देखते हैं अप्लाई होता है या नहीं, ठीक है। देखिए, अगर स्वतंत्रता का अधिकार को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि देश में कहीं भी आवागमन का अधिकार में प्राप्त है, इसको संचरण का अधिकार कहते हैं। अपने पसंद का व्यवसाय चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार में ये तो आता है। अगर ये काम हम करते हैं, मान लीजिए कि हमारे देश में, अपना देश में कहीं भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए, हम वहाँ जा सकते हैं। कोई हमको रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। हमको अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में काम करने के लिए, ताकि हम अधिक से अधिक धनार्जन कर सकें, हमको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। हमें काबिलियत है, हमें इंटरेस्ट है, हमें वो गुण है, हम वो जरूर काम करेंगे और धन कमाएंगे। इससे क्या होगा? ये अधिकार दिया गया है, इससे क्या होगा? आपका आर्थिक उन्नति होगा। यहाँ पर आर्थिक उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कोई भी विचारधारा मान सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट देने के साथ साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता है। राजनीतिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरह सामाजिक विकास भी होता है। इन सब विकास हो तो समाज पर भी असर पड़ेगा, है ना। जिस समाज में हम रहते हैं, अगर वहाँ के सारे लोग डेवलप हो जाएंगे तो समाज का विकास तो अपने आप हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, अगर स्वतंत्रता का अधिकार नैतिक पर अप्लाई करके देखते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि अगर हमें सोचने और समझने का स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, तो हमारा चारित्रिक विकास नहीं होगा क्या? जैसे कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है क्या? विचार की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति क्या है? इंटरनल मैटर है, मानसिक है। विचार तो मन में आता है, अभिव्यक्ति भी करते हैं हम लोग, है ना। अगर इसका स्वतंत्रता है हम लोगों को, तो निश्चित ही हम लोग का नैतिक विकास होगा, यानी सोचने समझने का स्तर में विकास होगा। एक गुलाम को रख दिया जाए और एक स्वतंत्र व्यक्ति को रखा जाए, दोनों के विचार, दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर दिखेगा आपको, है ना। दोनों के विचार, दोनों के व्यवहार में आपको बहुत अंतर दिखेगा। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार से आपका चारित्रिक विकास भी होता है, आपका मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं कि दोनों जगह अप्लाई करके हम देख लिए, भौतिक में भी देख लिए और नैतिक में भी देख लिए। इसलिए एक शब्द में कह सकते हैं कि राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। वो अधिकार का उद्देश्य है उनका भौतिक और उनका नैतिक उत्थान हो सके, इसके लिए कुछ अधिकार दिया गया है, उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। अभी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, फिर फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोई अगर पूछे आप सरल भाषा में समझा सकें और खुद भी समझ सकें। ठीक है, तो ये हो गया आपको फंडामेंटल राइट के बारे में। ये होता है तीसरा। देखिए, अगर फंडामेंटल राइट को देखिए तो केवल क्या नागरिक को फंडामेंटल राइट ही दिया गया है या और भी अधिकार दिया गया है? फंडामेंटल राइट के साथ साथ, यानी मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कुछ विशेष है ना, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। उस अन्य अधिकार को देख लेते, समझ लेते हैं, और मौलिक अधिकार से वो अधिकार कैसे अलग हैं वो भी समझ लेते हैं, ताकि आपका अधिकार का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो राइट का कॉन्सेप्ट होता है, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। क्लियर? देखते हैं हम लोग। देखिए, अधिकार, सिर्फ अधिकार का बात नहीं हो रहा, मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार का नहीं, सिर्फ अधिकार का। अधिकार का बात करते हैं तो आप देखिएगा एक मौलिक अधिकार होता है जिसको अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक होता है संवैधानिक अधिकार, अधिकार उसको कहते हैं क्या? सीआर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, तीसरा क्या होता है? कानूनी, वैधानिक बोल सकते हैं, वैधानिक, कानूनी या सांविधिक भी बहुत जगह लिखेगा, सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक अधिकार, है ना। इसको कहते हैं एलार, यानी लीगल राइट, लीगल राइट। क्लियर? अब आपसे कोई पूछेगा कि नागरिक को कितने प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, तो सिर्फ आप मौलिक अधिकार और उसका 6 अधिकार को नहीं गणना कर दीजिएगा। आप पहले बताइएगा कि उससे फंडामेंटल राइट भी दिए जाते हैं, उन्हें सीआर यानी कि संवैधानिक अधिकार भी दिए जाते हैं, उन्हें एलआर यानी कि वैधानिक, कानूनी और सांविधिक अधिकार भी दिए जाते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट, सीआर और एलआर में क्या अंतर है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट होता है उसका चर्चा कहाँ किया गया है? संविधान में किया गया है। इसका चर्चा कहाँ किया गया है? संविधान में किया गया है। संविधान के किस भाग में किया गया है बताइए? भाग 3 में किया गया है। कितना से कितना अनुच्छेद के बीच में किया गया है? 12 से 35 आर्टिकल के बीच में किया गया है। क्लियर? ये आपका फंडामेंटल राइट हुआ। तो संवैधानिक और सीआर क्या भाई? तो सीआर जो अधिकार दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट दिया गया है, वो भी संविधान में ही है। वो भी कहाँ है? संविधान में ही है। एफआर भी संविधान में है, सीआर भी संविधान में है, लेकिन ये भाग 3 के बाहर है, भाग 3 में नहीं है। भाग 3 के बाहर, यानी संविधान के जो भाग 3 है
उसके बाहर इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 में रहेगा तब तो वो तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा। ये भाग 3 के बाहर इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर? जैसे कह सकते हैं, इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं आर्टिकल 300A। क्लियर है ना? इसका आर्टिकल 12 से 35 तक, इसका आर्टिकल 300A क्या ये भाग 3 में है? क्या भाग 3 में नहीं है। 12 से 35 के बीच में है क्या? 12 से 35 के बीच में नहीं है, लेकिन संविधान में तो है, क्योंकि आर्टिकल भी लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया? संवैधानिक तो हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग वैधानिक संवैधानिक अधिकार या एलआर क्या होता है। देखिए, कुछ अधिकार ऐसे होते जो संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं होते हैं, वो संसद के द्वारा या राज्य के विधान सभा के द्वारा जो कानून बनाकर दिया जाता है उसके द्वारा प्रदत्त होते हैं। लेकिन हाँ, वे संविधान के मूल उद्देश्यों को ही पूर्ति करते हैं। संविधान का मूल उद्देश्य क्या है? एक समता मूलक समाज का स्थापना करना, है ना? समता मूलक समाज का स्थापना करना। लेकिन हर बात संविधान में नहीं लिखा जा सकता है। सरकार समझती है कि समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए और कौन कौन सा कानून, कौन कौन सा अधिकार नागरिकों को दिया जाए, उसके तहत वो कानून बनाती है, जो संविधान में तो जिक्र जिसका नहीं है, लेकिन वो नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है ना? यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं, उल्लेख नहीं। क्लियर? और क्या बात कर सकते हैं कि संसद के द्वारा या फिर राज्य विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है? संसद के द्वारा या राज्य विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। विधायिका बोलने से मतलब क्या? विधानसभा, विधान परिषद या विधान मंडल बोल सकते हैं, है ना? आप समझ रहे हैं? इसके द्वारा नागरिकों को दिया जा सकता है। जैसे उदाहरण में आप क्या दे सकते हैं? उदाहरण में आप क्या दे सकते हैं तो बताइए। हाँ, वोट देने का अधिकार तो है। और क्या हो सकता है? मातृत्व अवकाश होता है, मातृत्व अवकाश, सेवा का अधिकार। उदाहरण में आप दे सकते क्या? तो मातृत्व अवकाश, सेवा का अधिकार। सेवा का अधिकार का मतलब क्या? राइट टू सर्विस। जो आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं ओबीसी, ईबीसी, बोलते हैं 15 दिन में बन ही जाना चाहिए, और अगर नहीं बने तो आप अपना राइट का इस्तेमाल करके राइट टू सर्विस में जा सकते हैं। आप तो क्यों नहीं बना है, इसके जिम्मेवार कौन व्यक्ति है, उसका नाम बताइए, और तो फिर कार्रवाई होता है। ठीक है ना? तो राइट टू सर्विस एक्ट वही होता है। और ये मातृत्व अवकाश, तो इसके बारे में जिक्र तो संविधान में नहीं किया गया। इस कानून के बारे में, इस कानून के बारे में वो तो गवर्नमेंट के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कानून बनाया गया है, ताकि और नागरिकों को दिया गया है, ताकि उन्हें अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, उनका जीवन में प्रगति आ सके। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार क्या होता है, और सांविधिक यानी कि कानूनी अधिकार क्या होता है। क्लियर? अब एक हम प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि इस पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए मतदान का अधिकार। ये मान लीजिए कि संवैधान, ये मौलिक अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, या सीआर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या वैधानिक कानून या एलआर है, या इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अगर प्रश्न आ जाए तो यह प्रश्न बड़ा ही फंसाने वाला है। आपको लगेगा कैसे? देखिए, मतदान का अधिकार फंडामेंटल राइट तो पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख भाग 3 में नहीं किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक नहीं किया गया है, जो तो खत्म हो गया शुरू में। ठीक है? मतदान का अधिकार तो लेकिन व्यक्ति को मिला है, तो पक्का कोई ना कोई कैटेगरी में तो होगा ही होगा। ये भी नहीं होगा। बचा
सीआर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार, और संविधिक यानी कि वैधानिक या कानूनी अधिकार, एलआर में अंतर है। देखिए आर्टिकल 326 के तहत, आर्टिकल 326 के तहत यह कहा गया है कि 18 वर्ष से या उससे अधिक के जो नागरिक होंगे उनका नाम मतदाता सूची में अंकित होगा। यानी 18 वर्ष से 18 प्लस अगर होगा, 18 या 18 प्लस होगा तो मतदाता सूची में नाम अंकित होगा, अंकित होगा। क्लियर? तो आपको तो लगेगा कि भैया ये तो अब तो सीआर हो जाएगा, लेकिन एलआर में देखिएगा, एलआर कहने का मतलब लीगल राइट में देखिएगा क्या है कि मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार सीधे सीधे जनप्रतिनिधि अधिनियम, जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत सीधे सीधे दे दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से बताया है, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया। अब आपको बताना है कि क्या होगा ये, इसका उल्लेख आर्टिकल में भी कर दिया गया है और ये इसका उल्लेख यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम साफ साफ लिख दिया है यार। अब आप बताइए इसमें से कौन अधिकार होगा, ये सीआर होगा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा या फिर एलआर यानी कि लीगल राइट होगा? बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? एलआर हो जाएगा। अब बताइए, देखिए इसका होगा एलआर, क्योंकि यहाँ पर ये साफ साफ लिख दिया है, सूची में नाम होगा, इसमें सीधे सीधे साफ साफ लिख दिया। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं रहे, ऑप्शन ये वाला नहीं रहे और इन दोनों में चयन करना हो, तब क्या करेंगे? तब सीआर मारेंगे जाकर, क्योंकि वरीयता देंगे। अगर ये भी है तो वरीयता किसका रहेगा? एलआर का वरीयता। और ये एलआर नहीं रहे, एफआर रहे यानी फंडामेंटल राइट रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहे यानी कि मौलिक अधिकार रहे और संवैधानिक अधिकार रहे, तो वरीयता हम संवैधानिक को देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह तो हम संवैधानिक पढ़े थे, कहीं हम कानूनी पढ़े थे, वरीयता दिया जाता है कि ऑप्शन में और भी क्या क्या दिया गया है। तो वरीयता का क्रम क्या होगा, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इन सब में क्या अंतर होता है। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक और प्रश्न ले लेते हैं समझने के लिए। इसको मिटा दे, क्या मिटा देते हैं? एक और प्रश्न लेते हैं। यूपीएससी चाहे सिविल सर्विस में इसी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा जो फंसा के रख देगा। सूचना का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूचना का अधिकार, अगर आप फंडामेंटल राइट देखिएगा तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक में इसका उल्लेख नहीं किया गया, ये तो सीधे खत्म हो गया। सूचना का अधिकार तो कानून है, लेकिन हमको तो इतना पता है, इतना तो पता ही होगा, अधिकार है तो पक्का कि ये भी नहीं होगा। अब फंस गया क्या? सीआर और एलआर में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार या फिर सांविधिक अधिकार यानी कि वैधानिक या लीगल या कानूनी अधिकार, इन दोनों में फंस गया है ना। सीआर को संवैधानिक कहते हैं
एआर को क्या कहते हैं? वैधानिक, सांविधिक या कानूनी अधिकार। तो संवैधानिक और सांविधिक में अंतर हमेशा याद रखिएगा। एक संवैधानिक है, एक सांविधिक है। इसी को हम वैधानिक भी कहते हैं और इसी को हम कानूनी भी कहते हैं। क्लियर? इसको शब्द में नहीं फंसना है, ठीक है? यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक है, या एलआर यानी कि सांविधिक या कानूनी राइट है। अब चयन करना हमको। तो देखिए, अगर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि आर्टिकल 19, अगर इसका बात करें हम, सूचना के अधिकार का, सूचना का अधिकार का बात करें तो आर्टिकल 19 प्लस 21 दोनों को जोड़कर इसको फंडामेंटल राइट से जोड़ा है कि सूचना का अधिकार क्या होगा? फंडामेंटल राइट। इंटरनेट वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको जोड़ दिया है। क्लियर? दोनों को जोड़कर फंडामेंटल राइट, सॉरी गलती एक हो गया, बोलने से मिस्टेक हो गया हमको। ये हाँ, हमको एफआर से देखना था, है ना? एफआर से, क्योंकि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का तो चर्चा तो हो रहा है ना। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का चर्चा क्या हो रहा है? भाग 3 में ही होता है ना। तो भाग 3 में, ये भाग 3 में इसका उल्लेख है ना? ठीक है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का चर्चा कहाँ हो रहा है? फंडामेंटल राइट में हो जाएगा, भाग 3 में हो जाएगा। क्लियर? अब हमें चुनना है क्या कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। दूसरा क्या है? अगर हम एआर का देखते हैं तो इसके लिए सीधे सीधे सूचना का अधिकार 2005 बनाया गया है। आरटीआई एक्ट बनाया गया है। आरटीआई सूचना का अधिकार एक्ट क्या है? 2005। क्लियर? अब आप बताइए, ये फंडामेंटल राइट होगा कि लीगल राइट होगा? लीगल राइट यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ बता दिया गया, साफ साफ बता दिया गया, ठीक है ना? देखिए, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का चर्चा तो फंडामेंटल राइट में कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसको ऐड भी किया और इसको इससे जोड़ा भी। लेकिन अगर कानून का बात बोलिए, कानून तो प्रत्यक्ष रूप से स्पेशली इसी के लिए बना दिया गया है। क्या? आरटीआई एक्ट 2005। इसलिए अगर वरीयता देना होगा, वरीयता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसका विश्लेषण कीजिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वरीयता अगर आप परीक्षा में आपको देना है तो आपको वरीयता किसको देना है? लीगल राइट को देना है, ना कि फंडामेंटल राइट को। लेकिन हाँ, जहाँ पे लीगल राइट नहीं रहे, मान लीजिए ये नहीं है, नहीं रहना है, और आपको चयन करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फंडामेंटल राइट है, तो आपको लेना है फंडामेंटल राइट। समझ गया बात को? आपको फंडामेंटल राइट को लेना है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का भाग 3 में आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 21 का चर्चा है। और आपको पता है, हम बात कर चुके हैं कि जो भाग 3 में जो भी अधिकार का चर्चा होगा वो फंडामेंटल राइट में आएगा, जुड़ा हुआ है। क्लियर? समझ गए बातों को? आगे आते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। फंडामेंटल राइट का विशेष संरक्षण, जो मौलिक अधिकार होता है ना, अन्य अधिकार से कुछ विशेष होता है। अन्य अधिकारों की तुलना में मौलिक अधिकार को वरीयता दिया जाता है ना, उसे संरक्षण दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसको बहुत ही रेयर कंडीशन में इस पर को सीमांकन किया जा सकता है, इसका सीमा लगाया जा सकता है, इसको या फिर इसको रोका जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता कम्प्लीटली, इसे निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जा सकता है कुछ समयों के लिए। तो फंडामेंटल राइट का विशेष संरक्षण देख लेते क्या है। विशेष संरक्षण
आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अन्य अधिकार के मामले में आपको निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक जाना होगा। आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहले आपको सिविल कोर्ट जाना होगा, फिर हाई कोर्ट जाना होगा, या फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, है ना। लेकिन फंडामेंटल राइट के मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपील कर सकते हैं कि नागरिक का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है, उसका हनन किया गया है। अन्य राइट के मामले में आप सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं? सीधे सीधे 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत सीधे सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, अधिक से अधिक अन्य मामले में, अन्य अधिकार के मामले में। क्लियर? नहीं तो फंडामेंटल राइट में आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से देखिएगा कि संविधान का इसको विशेष संरक्षण मिला हुआ है ना। कि किसी का फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हुआ तो धक्का नहीं खाएगा ये सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कितना महत्वपूर्ण अधिकार है ये, समझ रहे बात को? हाँ, ठीक है ना। अगर दूसरा देखा जाए इसका, अगर फंडामेंटल राइट का संशोधन के बारे में बात करते हैं, संशोधन देखिएगा, अन्य अधिकारों की तुलना में संशोधन में भी इसको वरीयता प्राप्त है। कैसे? इसे विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। यानी एफआर को, फंडामेंटल राइट को विशेष बहुमत से संशोधन करेंगे, है ना। ये नहीं कि सामान्य बहुमत से इसको कर देंगे। बाकी अन्य अधिकार में सामान्यतः बोल रहे हैं, पूर्णतः नहीं बोल रहे हैं। सामान्यतः अधिकार को सामान्यतः साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाएगा। ठीक है, साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। एफआर होता है विशेष बहुमत से, यानी फंडामेंटल राइट का संशोधन विशेष बहुमत से होगा, यानी 2/3 बहुमत जिसको कहते हैं आप लोग पता है, ठीक है ना। और अन्य अधिकार को सामान्यतः साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका संशोधन होता है। फंडामेंटल राइट का निलंबन यानी स्थगन, समाप्ति हम नहीं बोल रहे हैं, समाप्त तो कर ही नहीं सकता है। तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में ही इसका किया जा सकता है कि राष्ट्रीय आपात का स्थिति देश में उत्पन्न हो जाए तब फंडामेंटल राइट का निलंबन किया जा सकता है, साधारण स्थिति में नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अगर आप एफआर का बात करते हैं, फंडामेंटल राइट का बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में ही निलंबन होगा। राष्ट्रीय आपात में इसका निलंबन होगा। अन्य अधिकार सामान्य साधारण समय में भी, सामान्य काल में भी निलंबित हो सकता है। अन्य अधिकार, ठीक है ना। अन्य अधिकार नॉर्मल समय जिसको कहते हैं ना, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल है, साधारण समय में भी निलंबन हो सकता है। जैसे मान लीजिए संपत्ति का अधिकार है ना, आपका अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1 महीना तक संपत्ति का खरीद बिक्री पर हम रोक लगा दे रहे हैं, जमीन का खरीद बिक्री पर रोक लगा दे रहे हैं। रोक लग सकता है, इसके लिए राष्ट्रीय आपात का आवश्यकता नहीं है। समान काल में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? संपत्ति का खरीद बिक्री 1 महीना के लिए रोक लग जाएगा। क्यों भैया? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रोक लगा दिया। तो ये समान काल में भी अन्य अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट को राष्ट्रीय आपात के समय में इसका निलंबन किया जा सकता है, सामान्य काल में नहीं किया जा सकता, वो भी निलंबन किया जाएगा। छीनने का तो खैर भूल ही जाइए।
फिर जैसे ही साधारण समय आ जाएगा, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, अधिकार फिर से पुनः उसी धारा और उसी रफ्तार से चलने लगेगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर इसी को अगला टॉपिक हम लोग अगला सीरीज में कंप्लीट करेंगे।